तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो जनरली देखो, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, हम कोई कंपनी यहाँ पर ओपन करते हैं, तो बिजनेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो हमारे पास पैसा होता है, पहले हम वो पैसा लगाते थे। उसके बाद फर्दर जब हमें फंड्स की कमी होती है, तो हम क्या करते हैं, फंड्स बोरो करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंपनीज यहाँ पर फंड्स बोरो करते हैं, चाहे वो पब्लिक से करे, चाहे वो बैंक से करे, चाहे वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर करे। यहाँ से जो है वो फंड्स बोरो करते हैं, ताकि उस पैसे से वो अपने बिजनेस को चला पाए। ठीक है, अब देखो, ये फंड्स बोरो करना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर इसको कंपनी को पब्लिक को शेयर्स इशू करके फंड रेज करना है, तो उसके लिए देखो, इसको प्रोस्पेक्टस पहले इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल जो है इशू से रिलेटेड यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को शेयर्स के बारे में पता लग सके और वो खरीदे। उसके बाद ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, अंडर राइटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर जो है काम करना पड़ता है फंड को रेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनीज है, ठीक है, जब अब खुद से फंड रेज करते हैं, तो उसका काफी सारा टाइम जो है फंड रेज करने में ही चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो है बिजनेस के जो अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उस पर यहाँ पर फोकस नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बिजनेस जो हमारी कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर हायर करती है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर हमारे जो है हायर करती है, और इस इंस्टीट्यूशन को कहती है कि आप जो है हमारे बिहाफ पर, ठीक है, हमारे बिहाफ पर पूरा फंड रेज करो। यानी कि शेयर्स को इशू करने से लेकर फंड रेज करने तक सारा का सारा जो काम है वो आप करो, और इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, एक फीस पे कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं अब क्या करेंगी, शेयर्स को इशू करने से, यानी कि प्रोस्पेक्टस बनाने से लेकर उसको पब्लिक मार्केटिंग करना, अंडर राइटर्स अपॉइंट करना, ब्रोकर्स अपॉइंट करना, वो सारे यहाँ पर काम करेगी, ताकि जो शेयर्स हैं वो सक्सेसफुली इशू हो सके और फंड यहाँ पर रेज हो सके। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मर्चेंट बैंक। ठीक है, इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मर्चेंट बैंक। तो मर्चेंट बैंक ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि यहाँ पर कंपनीज को, खास करके जो लार्ज कंपनीज होती हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती हैं, ताकि कंपनी जो है उस सर्विसेज की हेल्प से, एडवाइस की हेल्प से अच्छे से यहाँ पर जो है फंड वगैरह रेज कर सके, और वो जो है दूसरे कामों में अपना यहाँ पर टाइम दे सके। ठीक है, तो इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मर्चेंट बैंक। यानी कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना, ये मेन काम होता है इसका, और बदले में इसको जो है एक फीस मिलती है। तो यहाँ पर देखो, मर्चेंट बैंकिंग प्राइमरीली इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस एंड सर्विसेज टू लार्ज कंपनी। मेनली जो है ये फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है लार्ज कॉर्पोरेट्स को। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं वही जो है इनकी फीस को जो है अफोर्ड कर पाते हैं, इनको अपॉइंट कर पाते हैं। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इनको अपॉइंट नहीं करते। क्लियर है, तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स को ही प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखो, अंडर राइटिंग करना, लोन सर्विसेज प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एडवाइजिंग करना, फंड रेजिंग करना, ये सारी सर्विसेज जो है मर्चेंट बैंकिंग जो है परफॉर्म करती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मर्चेंट बैंक डू नॉट प्रोवाइड रेगुलर बिजनेस सर्विसेज। यानी कि नाम चाहे इसका बैंक हो, ठीक है, नाम चाहे इसके पीछे में लगा हुआ है बैंक, पर ये जो है जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करती। उनको जो है जो रेगुलर सर्विसेज होती है हमारी बैंकिंग, जैसे उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करने, उनको लोन देना, वो ये काम नहीं करती। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना। क्लियर है आपको। तो ये हमारा मीनिंग था किसका, मर्चेंट बैंकिंग का। नेक्स्ट देखो, हमारा मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, अब मर्चेंट बैंकिंग इंडिया में कैसे आया, कैसे उसकी ग्रोथ हुई, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, इंडिया का पहला जो मर्चेंट बैंक था वो 1969 में बना था। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि पहला मर्चेंट बैंक कब बना था, 1969 में। इसको किसने बनाया था, ग्रीन लेज बैंक ने। किसने, ग्रीन लेज बैंक ने। तो ये आपने नाम जरूर यहाँ पर याद रखने, क्योंकि इस पे एमसीक्यू बनता है कि पहली मर्चेंट बैंक यहाँ पर कौन सी। उसके बाद हमारी जो सिटी बैंक थी, उन्होंने भी जो है 1970 में जो है यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन को इस्टेब्लिश किया, और वो भी मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इंडिया में कई और जो हमारी बैंक थी, उन्होंने भी मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन यहाँ पर सेटअप की, और वो भी मर्चेंट बैंकिंग के बिजनेस में आई, जिससे हमारे देश में मर्चेंट बैंकिंग जो है उसकी काफी ग्रोथ हुई, और उससे हमारी कंपनीज की भी काफी यहाँ पर ग्रोथ हुई। ठीक है, तो सिटी बैंक के बाद जो एसबीआई है, उन्होंने 1973 में, उसके बाद आईसीआईसी ने भी यहाँ पर जो है मर्चेंट बैंक की डिवीजन सेट की थी। ठीक है, उसके बाद देखो 1974 और 1985 ये जो टाइम पीरियड था वो काफी अच्छा था किसके लिए, मर्चेंट बैंकिंग के।
क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो हमारा मर्चेंट बैंकिंग की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी और इन्होंने हमारी कंपनीज को प्रमोट करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विसेज और एडवाइसेस यहाँ पर कंपनीज को प्रोवाइड की थी, जिससे हमारी कंपनी की यहाँ पर जो है ग्रोथ हो पाई और वो जो है अपने बिजनेस को अच्छा परफॉर्म कर पाए, अच्छे से फंड रेजिंग वगैरह कर पाए। टाइम पीरियड आपने याद रखना है 1974 से लेकर 1985 तक, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद 1992 में, ठीक है, 1992 में जो सेबी है उसका कंट्रोल हो गया मर्चेंट बैंकिंग पे। यानी कि देखो, बना चाहे ये 1969 में था, पर 1992 में जाके सेबी के अंडर पावर आई थी कि वो जो है मर्चेंट बैंक को यहाँ पर रेगुलेट कर पाए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सेबी के पास पावर कब आई थी मर्चेंट बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए, 1992 में। क्लियर है? तो यहां तक तो बात हो गई बैंकों की, कि बैंकों ने यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन यहाँ पर सेट की। उसके बाद, ठीक है, इस टाइम पीरियड के बाद जो हमारे कुछ अदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, जो कि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करती थी, उन्होंने भी यहाँ पर जो है मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन जो है सेट की और वो भी मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करने के, जिसमें मेनली हमारी देखो आईसीआईसी जिन्होंने 1973 में, उसके बाद आईएफसी जिन्होंने 1986 में, और आईडीबीआई 1991 में, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट हमारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने जो है यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश में जो है मर्चेंट बैंकिंग की यहाँ पर ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट देखो, मर्चेंट बैंकिंग वर्सेस कमर्शियल बैंक। अब एक चीज आपके दिमाग में जरूर उठ रही होगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो कमर्शियल बैंक है और यहाँ पर मर्चेंट बैंक है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सिमिलैरिटीज थोड़ी मिल रही है, क्योंकि ये भी जो है फंड प्रोवाइड करती है कंपनीज को, तो मेनली इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बेस पे हम जो है इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है रेगुलेशन का, ठीक है। तो मर्चेंट बैंक को रेगुलेट कौन करता है? सेबी, ठीक है। जो मर्चेंट बैंक है वो सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, पर जो हमारे यहाँ पर कमर्शियल बैंक हो उसको रेगुलेट कौन करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन क्या है? मर्चेंट बैंकिंग का मेन काम क्या है यहाँ पर, कि इन्होंने फंड रेज करके देने हैं यहाँ पर कंपनी। तो मेनली ये रिलेटेड होती है इक्विटी को इशू करना, इक्विटी शेयर जो है इशू करना और उससे फंड रेज करके कंपनी को देना। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है? यहाँ पर डेट प्रोवाइड करना। कमर्शियल बैंक क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उससे जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका काम है फंड रेज करना, ठीक है। इसका काम है लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस का यहाँ पर पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्या है? ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? ओरिएंटेशन, कि ये किसके आसपास जो है यहाँ पर घूमती है। तो देखो, मर्चेंट बैंकिंग जो रिलेटेड है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, यानी कि जो मर्चेंट बैंकिंग काम करती है वो क्या करती है? वो मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। तो जब भी कंपनी को फंड चाहिए होते हैं तो वो क्या करते हैं? इशू को, जो शेयर्स होते हैं उनको इशू करते हैं और पूरे प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं कि सही ढंग से शेयर्स इशू हो सके और उससे फंड जो है यहाँ पर कंपनी को मिल सके। तो ये क्या करते हैं? मैनेज करने का काम करते हैं। पर कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? एसेट ओरिएंटेड, ये एसेट्स बनाते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिससे जो है उनकी एसेट्स यहाँ पर क्रिएट हो सके, ठीक है। तो ये एसेट ओरिएंटेड यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट वो क्या है? बिजनेस। अब ये किस बेस पर यहाँ पर बिजनेस करते हैं? तो जो मर्चेंट बैंकिंग होते हैं वो जनरली जो है फी बेस्ड बिजनेस करते हैं, यानी कि ये ऐसे बिजनेस करते हैं जिन पे उन्हें जो है एक फिक्स्ड फीस जो है मिलती है, जैसे कि कमीशन वगैरह इनको मिलता है। जब भी ये शेयर्स कंपनी के इशू करते हैं तो इनको कमीशन मिलता है। पर ये जो होता है रिलेटेड होते हैं वो फंडिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी कि ये जो लोन वगैरह मेनली जो है प्रोवाइड करते हैं, उसी से यहाँ पर इनकम जो है वो कमाते हैं। क्लियर है आपको? तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है हमारे मर्चेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट हम एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट बैंक्स। अब जो मर्चेंट बैंक्स हैं वो कौन कौन से यहाँ पर एक्टिविटीज करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो पहली एक्टिविटी देखो क्या है? इशू मैनेजमेंट, ठीक है। अब इशू मैनेजमेंट देखो, जब भी कंपनीज को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करते हैं? यहाँ पर अपने शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो मर्चेंट बैंक क्या करते हैं? उस इशू को मैनेज करने का काम करते हैं, यानी कि शेयर्स को इशू करने से लेकर जितने भी काम होंगे, जो इंपॉर्टेंट काम है उसको करने के लिए, वो सारे काम कौन करता है? मर्चेंट बैंक करता है। ये एक मैनेजर की तरह जो है देखता है और हर
काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है ताकि जो हमारा शेयर्स इशू किए गए हैं वो सक्सेसफुल रहे और फंड्स कंपनी के पास यहाँ पर आ जाए। क्लियर है? तो ये क्या करता है, जब भी इशू किया जाएगा, शेयर्स इशू किया जाएगा, उसमें जो है मर्चेंट बैंक एक लीड मैनेजर या फिर को मैनेजर की तरह यहाँ पर काम करेगा। मैनेजर का काम क्या होता है? हर काम को अच्छे तरीके से मैनेज करना, निगरानी रखनी कि सही सारा काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी जो इश्यू मैनेजमेंट के काम होते हैं इसमें मर्चेंट बैंक जो है दो स्टेजेस पे काम करता है। पहला देखो क्या है, प्री इशू, और दूसरा है पोस्ट इशू फंक्शन। यानी कि इशू करने से पहले, ठीक है, उसके बाद जब इशू कर दिया उसके बाद, तो यहाँ पर दोनों स्टेजेस पे जो मर्चेंट बैंक है उसको कुछ फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री इशू फंक्शन, यानी कि अभी शेयर्स इशू नहीं किए गए हैं उससे पहले मर्चेंट बैंक क्या क्या यहाँ पर काम करता है। तो पहला देखो क्या है, प्राइसिंग ऑफ इशूज। प्राइसिंग ऑफ इशूज का मतलब जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उसका प्राइस डिसाइड करना। क्या करना? उसका प्राइस डिसाइड करना। तो ये जो मर्चेंट बैंक है वो कंपनी के साथ में मिलकर इंपॉर्टेंट जो हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं उसके बेस पर जो शेयर्स के प्राइस है या डिबेंचर के प्राइस है उसको यहाँ पर फिक्स करते हैं ताकि एक अच्छा प्राइस पब्लिक को मिल सके और वो जो है इसको यहाँ पर खरीद सके। ये जो प्राइस है वो ज्यादा ओवर वैल्यू भी नहीं होना चाहिए और अंडर वैल्यू भी नहीं होना चाहिए। अगर ओवर वैल्यू हुआ तो पब्लिक उसे खरीदेगी नहीं, अंडर वैल्यू है तो कंपनी को यहाँ पर लॉस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इशू ऑफ शेयर। अब जैसे ही प्राइसिंग हो जाती है उसके बाद मर्चेंट बैंक इनको क्या कर देता है, इशू कर देता है, यानी कि पब्लिक को बुलाता है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करो। क्लियर है? अब जैसे ही शेयर्स इशू किए गए हैं उसकी मार्केटिंग करता है, क्योंकि देखो मार्केटिंग करनी जरूरी है। लोगों को अगर पता ही नहीं है कि इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, लोग उसको खरीदेंगे नहीं। तो जो मर्चेंट बैंक है वो प्रॉपर तरीके से अखबारों के मीडियम से, मीडिया के, सोशल मीडिया से यहाँ पर जो इसकी मार्केटिंग करता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि हमने इस कंपनी के जो शेयर्स है वो इशू किए गए हैं, इसकी इतनी वैल्यू है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अंडर राइटिंग ऑफ द इशू। ठीक है, अब देखो साथ के साथ जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो अंडर राइटर भी यहाँ पर अपॉइंट करने पड़ते हैं कि अगर किसी केस में इशू जो है सक्सेसफुल नहीं रहा तो अंडर राइटर जो है इसको सक्सेसफुल बनाएगा शेयर्स को परचेज करके। तो अंडर राइटर भी यहाँ पर अपॉइंट करने जरूरी है। अब ये सारे काम जो है इशू से पहले किया जाता है। जब एक बार शेयर्स इशू हो जाते हैं, ठीक है, एक बार शेयर्स इशू हो जाते हैं, लोग यहाँ पर अप्लाई करने लग जाते हैं, एप्लीकेशन देने लग जाते हैं, तो उसके बाद अब मर्चेंट बैंकिंग क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड अमाउंट रिसीव, यानी कि जो जो एप्लीकेशन आई है उसको कलेक्ट करना, ठीक है, जो भी पैसा आया एप्लीकेशन के थ्रू उसको कलेक्ट करना और उसके बेस पे नेक्स्ट जो है यहाँ पर अलॉटमेंट करना। क्लियर है? पहले एप्लीकेशन को रिसीव करता है, अमाउंट को रिसीव करता है, उसके बाद देखता है कि हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, और जब चीजें फाइंड आउट हो जाती है तो फाइनल यहाँ पर अलॉटमेंट कर दी जाती है। ठीक है, जिनको अलॉटमेंट की जाती है उनको तो शेयर्स मिल जाते हैं। अगर किसी केस में हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनको शेयर्स इशू नहीं किए जाते तो उनको जो है जो उन्होंने अमाउंट पे किया था उसको यहाँ पर रिफंड भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, मेलिंग ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट्स। जिनको अलॉट कर दिए, जिनको शेयर्स मिल चुके हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट मेल करते हैं ताकि उन्हें पता लग सके हमें शेयर्स यहाँ पर मिल सके। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेशन ऑफ द अंडर राइटर लाइबिलिटी। अगर किसी केस में जो हमारा जो इशू था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो मिनिमम यहाँ पर क्राइटेरिया था वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाया, तो उस केस में हम अब लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। मर्चेंट बैंक यहाँ पर लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा कि जो हमारा अंडर राइटर वो अब कितने शेयर्स यहाँ पर परचेज करेगा, कितने पैसे वो कंपनी को यहाँ पर देगा। तो ये हमारे कुछ फंक्शन थे इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो क्या है, बैंकर टू द इशू। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब भी शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं, ठीक है, इसमें डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। मैं मेनली शेयर्स बोलूंगा तो आपने समझ जाना इशू का मतलब कि हमारे शेयर्स और डिबेंचर दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली जो मर्चेंट बैंक होते हैं ना वो इक्विटी शेयर्स को ही यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बैंकर टू, जब भी कभी शेयर्स को इशू किया जाता है, कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो उससे उसको क्या आता है, उसको फंड चाहिए मिलता है। किससे आता है? फंड मिलता है। अब पब्लिक फंड जो है वो डायरेक्टली कंपनी को थोड़ी देती है, किसी के बैंक अकाउंट में ही आएगा ना। ठीक है, कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि पब्लिक जा रही है कंपनी को हाथ में जाके दे रही है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा मर्चेंट बैंक है वो एक बैंकर के तरीके से भी काम करता है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन का पैसा आता है वो जो है मर्चेंट बैंक के अकाउंट में जो है जाता है। ठीक है, और उसी में से अगर कोई रिफंड भी करना होता है, कोई भी रिफंड भी करना होता है तो मर्चेंट बैंक वो पैसा जो है एप्लीकेंट को वापस कर देता है। यानी कि कंपनी को यहाँ पर सुविधा रहती है, उसको इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, सारा काम यहाँ पर बैंकर ही कर देता है, और जो बाकी का पैसा होता है वो बैंकर जो है जो मर्चेंट बैंक है वो कंपनी को यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या करता है हमारा मर्चेंट बैंक, एक्टिविटीज क्या क्या होती है, तो देखो एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद एप्लीकेशन मनी। ये एप्लीकेशन मनी को यहाँ पर एक्सेप्ट करता है जब भी शेयर्स को इशू किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एप्लीकेशन मनी बाहर वापस करनी है तो उसको रिफंड भी यहाँ पर कर देगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, अभी डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, तो सबसे पहले हम डिबेंचर का मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखो जब भी कंपनीज को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, यानी कि सामने वाले पर्सन को ऑनर बना सकते हैं, या फिर वो फंड बोरो कर सकती है। ठीक है, तो जब भी कंपनी को बोरो करना होता है, फंड्स बोरो करना होता है पब्लिक से, किससे? पब्लिक से, तो वो उस केस में क्या इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करती है।
कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, पब्लिक उसको खरीद लेती है, जिससे फंड्स जो है कंपनी के पास आ जाते हैं। अब ये जो फंड्स आते हैं कंपनी के पास वो क्या होते हैं, बोरो के पैसे होते हैं, यानी कि कंपनी ने इस फंड्स को बोरो किया होता है। ठीक है, तो ये जो पब्लिक होती है, ठीक है, इसके पैसे की सेफ्टी जरूरी होती है। जब भी कोई पर्सन यहाँ पर बोरो करता है तो उसके अगेंस्ट एक सेफ्टी देना यहाँ पर जरूरी होता है। तो जो कंपनी है वो क्या करती है, एक डिबेंचर ट्रस्टी जो है यहाँ पर अपॉइंट कर लेती है। अभी डिबेंचर ट्रस्टी का मेन काम क्या होता है, जो ये हमारे पब्लिक है जिन्होंने यहाँ पर डिबेंचर के रूप में पैसा कंपनी को दिया है, उसके पैसे की देखभाल करना कि जो कंपनी है वो उस पैसे को सही ढंग से यूज कर रही है कि नहीं, ताकि ये जो पब्लिक का पैसा है वो सेफ रहे, इनको यहाँ पर लॉस ना हो। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर जो है वो डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है, और वो जो डिबेंचर होल्डर है, जो पब्लिक है, उसके पैसे की यहाँ पर एक तरह से देखभाल करता है, उनके जो एसेट्स है उसकी देखभाल करता है, ताकि उसकी उसके उनके जो पैसे है वो यहाँ पर सेफ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय इश्यूर कंपनी। डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कौन करता है, इश्यूर कंपनी करता है। किस लिए अपॉइंट करता है, ताकि जो है वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर का पैसा है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करवाए। ठीक है, अब ये जो डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं वो एक मीडिएटर की तरीके से भी काम करते हैं। मीडिएटर का मतलब कि कंपनी और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके बीच में जो है ये लिंक की तरीके से काम करते हैं, उनके बीच में डील कराने का भी काम करते हैं। ठीक है, अब ये डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने की जरूरत कब पड़ती है, मतलब हर केस में जो कंपनी है उसको डिबेंचर ट्रस्टी की जरूरत नहीं होती है, पर अगर यहाँ पर कोई डिबेंचर इशू किया है जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 18 महीने से ज्यादा, ठीक है, 18 महीने से ज्यादा है, तो उस केस में कंपनी के लिए कंपलसरी हो जाता है कि उसे जो है डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अब जो मर्चेंट बैंकर है वो यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी की तरीके से काम यहाँ पर कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर अंडर राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर अंडर राइटिंग। अब ये अंडर राइटिंग क्या होता है, मर्चेंट बैंकिंग जो है मेनली मैं आपको बताऊं कि अंडर राइटिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, और उनसे जो है उनको मेजर रेवेन्यू यहाँ पर अर्न होती है। अब ये अंडर राइटिंग होती क्या है, ठीक है, अंडर राइटिंग होती क्या है, तो देखो जब भी कंपनी कोई शेयर्स वगैरह इशू करती है तो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, यानी कि अगर शेयर्स के इतने मिनिमम शेयर्स जो है वो अगर सब्सक्राइब होते हैं तभी इसको सक्सेसफुल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। मान लो यहाँ पर कंपनी ए ने जो है शेयर्स इशू किए और क्राइटेरिया क्या था कि इसके 95% शेयर जो है वो लोगों के द्वारा खरीदे जाने चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ पर 95% नहीं खरीदे गए तो इसको सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा और कंपनी को दोबारा यहाँ पर शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, एक अंडर राइटर अपॉइंट करती है जो कि इसमें इन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब अंडर राइटर क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पूरा करने में वो हेल्प करता है। यानी कि अगर किसी केस में अगर मिनिमम क्राइटेरिया जो है पूरा नहीं होता तो जो अंडर राइटर है वो यहाँ पर शेयर्स को खरीद के उस मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो मान लो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 90% शेयर्स ही पब्लिक ने खरीदे, तो इस केस में देखो 5% शेयर जो है वो अंडर राइटर खरीद लेगा, जिससे मिनिमम क्राइटेरिया जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा और ये हमारा इशू जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो जो मर्चेंट बैंकर है वो अंडर राइटिंग की भी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि जो इशू ऑफ शेयर्स है वो सक्सेसफुल हो सके। क्लियर है। तो ये होता क्या है यहाँ पर देखो, इंश्योर द कंपनी, जो मर्चेंट बैंक है वो कंपनी को इंश्योर करता है कि अगर किसी केस में पब्लिक ने उसके शेयर्स को फुली सब्सक्राइब नहीं किया तो उस केस में जो शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, वो जो है हम आपसे खरीद लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या है, आप सोचोगे कितने हद तक यहाँ पर जो है अंडर राइटिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो कोई भी मर्चेंट बैंक जिसने यहाँ पर कैटेगरी 1 का सर्टिफिकेट लिया है, वो आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर कोई भी मर्चेंट बैंक है जिसने कैटेगरी 1 का यहाँ पर सर्टिफिकेट लिया है तो वो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम यहाँ पर 5% टोटल जो इशू किया गया है उसका 5% तो यहाँ पर अंडर राइटिंग करेगा ही, इससे कम का नहीं। यानी कि अगर ये कंपनी के साथ अंडर राइटिंग का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में कम से कम उसे 5% अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर 5% नहीं तो यहाँ पर 25 लाख, ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम होगा, 5% या फिर 25 लाख, इन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर जो है एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा मिनिमम। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरिंग एजेंसी। ठीक है। अब मॉनिटरिंग एजेंसी आपको पता लग रहा होगा, मॉनिटरिंग एजेंसी ऐसी एजेंसी जो कि इशू में जब शेयर्स वगैरह को इशू किया जाता है तो उसको मॉनिटर करने का काम करते हैं कि जो शेयर्स को इशू किया जाता है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म हो पाए। ठीक है। अब देखो जो मर्चेंट बैंक है वो मॉनिटरिंग एजेंसी की तरीके से भी काम करती है। इसको भी जो कंपनी है जो शेयर्स को इशू करती है वो यहाँ पर जो है अपॉइंट करती है। कब इशू करती है, जब हमारे शेयर्स की जो वैल्यू है, जो शेयर्स को इशू किया जाता है उसकी वैल्यू जो है 500 करोड़ यहाँ पर अबव हो जाती है।
क्लियर है। यानी किसी केस में अगर यहाँ पर हमारी कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू किया और उसकी जो वैल्यू है वो 500 करोड़ से इंक्रीज हो जाती है, तो कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि उसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, पूरे प्रोसेस को जो है मॉनिटर करेगा और यहाँ पर वेरीफाई करेगा कि सब काम अच्छे से हो रहे हैं, और इसकी जो रिपोर्ट है वो हाफ ईयरली बेसिस पर सेबी को देगा। क्लियर है आपको? तो क्योंकि सभी सेबी को अल्टीमेटली देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे प्रोविजंस कौन लगा रहा है, सेबी तो लगा रहा है, ठीक है, ताकि सारा काम अच्छे से यहाँ पर हो सके, किसी के साथ यहाँ पर फ्रॉड ना हो। तो अगर मॉनिटरिंग एजेंसी सिर्फ मॉनिटर करने का काम करती है तो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। मॉनिटर करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको सेबी को जरूर देना जरूरी है, ताकि सेबी को भी पता लगे कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। क्लियर है आपको? तो मर्चेंट बैंकर जो है मॉनिटरिंग एजेंसी के लिए भी की तरह भी यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉर्पोरेट काउंसलिंग एंड एडवाइजरी। तो इसमें बेसिकली देखो क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं उसको मर्चेंट बैंक फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लो डेट इक्विटी रेशियो कितना रखना है, उन्हें कितना पोर्शन जो है फंड है वो डेट से रेज करना है, कितना इक्विटी से रेज करना है, उसके बारे में जो है फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करनी। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर उन्हें क्या रखना है उसके बारे में, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एडवाइस जो है देता है। तो इसके अंदर मर्चेंट बैंक क्या करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को फाइनेंशियल मैटर्स में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, ठीक है। तो जैसे कंपनी को यहाँ पर बताया गया कि आप ऐसे काम करोगे तो अच्छा होगा, ऐसे ही जब कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके रिगार्डिंग भी एडवाइस देती है मर्चेंट बैंक, ठीक है। तो प्रोजेक्ट काउंसलिंग है, सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट बैंक क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करती है कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनसे बिजनेस के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ेगा इस, और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, उसके ऊपर यहाँ पर पूरा क्रिटिकल एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद कंपनी को सजेस्ट किया जाता है कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी काम करता है। अब ये पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, तो इससे पहले हम पोर्टफोलियो को समझते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि कंपनीज के पास फंड्स होते हैं, ठीक है, और कंपनी अपने फंड्स को अपने पास रख के उसकी वैल्यू को कम नहीं करना चाहती। उनके पास जब भी कोई फंड होता है तो उसको फटाफट से इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उससे वो रिटर्न कमा पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो सारा का सारा पैसा जो है एक ही सिक्योरिटी में, एक ही शेयर में, एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करे। पर उसमें क्या होता है, उनको लॉस होने का चांस होता है कि बाई चांस वो कंपनी डूब गई तो उस केस में उसका सारा का सारा जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने पैसे को, सारे पैसे को एक ही कंपनी या फिर एक ही शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करती, अपने पैसे को अलग अलग शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करती है। जैसे मान लो कि कंपनी ने क्या किया, ABCD 4 कंपनी थे, उसमें जो है अपना 100 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा दिया। क्या लगा दिया, 100 करोड़ रुपए लगा दिया। इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस एक ही कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हुई, पर ये जो BCD इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अगर अच्छी हुई, ठीक है, तो उससे इसका जो लॉस है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 कंपनीज में जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं इसको हम, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारी सारी की सारी जो है इन्वेस्टमेंट आती है। तो जो मर्चेंट बैंकर होते हैं वो पोर्टफोलियो को मैनेज करने का भी काम करते हैं। यानी कि ये जो पोर्टफोलियो अब कैसे बनाएगी कंपनी, उसके रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट एडवाइस देती है कि उसे इस कंपनी में, इस कंपनी में या फिर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें इतना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना पैसा डिवेंचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, लोन सिंडिकेशन, ठीक है। अब लोन सिंडिकेशन में क्या होता है, अब जो मर्चेंट बैंकिंग बैंकर होते हैं वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि लोन सिंडिकेशन के अंदर मर्चेंट बैंकर जो क्या करते हैं, वो एक लिंक के तरीके से काम करते हैं बोरोवर यानी कि कंपनी और जो लैंडर उसके बीच में, और मर्चेंट बैंकर कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो कंपनी को मिल जाए, ठीक है। अब ये लैंडर कौन कौन से हो सकते हैं, कोई अदर कंपनी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर लोकल अथॉरिटी है। तो मर्चेंट बैंकर इनको जो है एनकरेज करता है कि आप जो है इस कंपनी को फंड्स प्रोवाइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, NRI एडवाइजरी सर्विस। तो इसमें जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं, जो हमारे NRI होते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडिया होते हैं, उसको भी यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी किसकी, मर्चेंट बैंकिंग की। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम सेबी रेगुलेशन देखेंगे मर्चेंट बैंकिंग, कि सेबी जो है वो मर्चेंट बैंकिंग कैसे यहाँ पे रेगुलेट करता है। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट देखो सेबी रेगुलेशन ऑन मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, अब सेबी कौन कौन से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जिनको फॉलो करना पड़ता है मर्चेंट बैंक को, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला रूल देखो क्या है, सर्टिफिकेशन अंडर सेबी रेगुलेशन। यानी कि अगर कोई भी पर्सन या फिर कंपनी मर्चेंट बैंकिंग के तरीके से एक्ट करना चाहती है, मर्चेंट बैंकिंग का बिजनेस करना चाहती है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे सेबी के अंडर जो है रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। ठीक है, अब जो सेबी ने रजिस्ट्रेशन के पर्पज से जो मर्चेंट बैंकिंग है उसको जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप लोग को पता है कि मर्चेंट बैंकिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करते हैं, तो इसी के लिए जो सेबी है हर मर्चेंट बैंक के लिए अलग से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता है। तो जितनी भी हमारी मर्चेंट बैंकिंग होगी वो इन 4 कैटेगरीज में ही आएंगी और इनको जो है इन 4 कैटेगरीज के अंडर ही रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो पहली कैटेगरी देखो क्या है, ठीक है, कोई भी ऐसी मर्चेंट बैंक जो कि हमारी इशू मैनेजर का काम करते हैं। इशू मैनेजर जो हमारा शेयर्स को इशू करने के बाद उसको मैनेज करने का काम करते थे। ठीक है, एडवाइजर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, अंडरराइटर हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर, यानी कि जो कैटेगरी 1 है वो लगभग सभी काम यहां पर परफॉर्म करती है। क्लियर है। उसके बाद देखो कैटेगरी 2। ठीक है, कैटेगरी 2 में जो है इशू मैनेजर का जो काम है वो यहां पर खत्म हो जाता है। इसमें कौन कौन से एक्टिविटी, जो भी मर्चेंट बैंकिंग है अगर वो कैटेगरी 2 में रजिस्ट्रेशन करवाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजर, कंसल्टेंट, अंडरराइटर और पोर्टफोलियो मैनेजर का ही यहां पर काम कर सकती है। उसके बाद देखो कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 3 में सिर्फ और सिर्फ अंडरराइटर, एडवाइजर और कंसल्टेंट ओनली के लिए यहां पर काम कर सकती है। तो आप देखोगे जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ रहे, जो काम है, जो मर्चेंट बैंकिंग के काम है वो यहाँ पर कम होते रहते हैं। तो जिस भी कंपनी को यहाँ पर जितने भी काम करने हैं उसको जो है इस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। ठीक है, फोर्थ में देखो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो एडवाइजर और कंसल्टेंट के तरीके से ही काम कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ वो एडवाइस और कंसल्टेंसी के सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है तो उसे सिर्फ कैटेगरी 4 में रजिस्ट्रेशन करवाएगी और उसे जो वही सर्टिफिकेट मिलेगा और वो जो बाकी के काम है वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ज्यादातर जो हमारी मर्चेंट बैंक है वो कैटेगरी 1 का जो है सर्टिफिकेट लेती है क्योंकि उसमें जो है सारा जो है काम हमारा आ जाता है। नेक्स्ट देखो रेगुलेशन क्या है, कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स। ठीक है, अब देखो कोई भी पर्सन ऐसे ही मर्चेंट बैंक नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर कंडीशंस है, जैसे कि उसकी नेट वर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिनको यहाँ पर पूरा करना जरूरी होता है मर्चेंट बैंक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर कोई भी कंपनी कोई भी यहाँ पर मर्चेंट बैंक के तरीके से काम करना चाहती है तो उसकी जो नेट वर्थ है वो कम से कम यहाँ पर 5 करोड़ होनी चाहिए अगर वो कैटेगरी 1 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो नेट वर्थ की कंडीशन है वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन ऐसे ही उठ के नहीं आएगा कि मुझे कैटेगरी 1 में रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके लिए कम से कम उसकी जो नेट वर्थ है वो 5 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, अब आप सोचोगे नेट वर्थ क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर सोचोगे नेट वर्थ क्या है, तो नेट वर्थ में बेसिकली देखो कंपनीज के जो पेड अप शेयर कैपिटल्स होती हैं, जो पेड अप यहाँ पर कैपिटल होती है प्लस जो उसके रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, उसके जो रिजर्व्स होते हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं नेट वर्थ में। क्लियर है आपको, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं नेट वर्थ में। ठीक है, अब देखो अगर किसी को कैटेगरी 2 में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उस केस में उसकी जो नेट वर्थ है वो 50 लाख होनी चाहिए और कैटेगरी 3 में 20 लाख होनी चाहिए और कैटेगरी 4 में कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है। कैटेगरी 4 में कम ही काम आते हैं तो आप आसानी से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर कीज सभी गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट बैंक। ठीक है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है गाइडलाइंस सभी इशू करता रहता है। जैसे कि सबसे पहले अगर कोई यहाँ पर मर्चेंट बैंकर बनना चाहता है तो उसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। यानी कि जो काम वो करना चाह रहा है उसको करने के लिए उसके पास स्किल्स होने चाहिए, उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, तभी तो वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ही नहीं इस फील्ड की और वो जो मर्चेंट बैंक के तरीके से अगर काम करना चाहता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा और सामने वाली कंपनी का भी लॉस होगा। तो सेबी ये पहले इंश्योर करती है कि उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो फाइनेंस के फील्ड में, लॉ के पीस में या फिर बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में। ठीक है, वहां पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जैसे कि ऑफिस होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मैन पावर होना चाहिए जो कि यहाँ पर काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। क्लियर है। उसके बाद कैपिटल एडुकेसी भी होनी चाहिए, उसको मिनिमम कैपिटल जो है उसके पास होनी चाहिए ताकि अगर बाई चांस उसके लॉस होता है तो उसको वहां पर पूरा कर सके। इसके साथ उसका जो है पास्ट रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है, यानी कि सिर्फ ये चीजें नहीं, उसके पास रिकॉर्ड भी देखना है कि पास में उसने क्या काम किया है, उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, उसका क्या रेपुटेशन रहा है, कहीं उन्होंने कंपनी के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड तो नहीं किया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ देखा जाता है और फाइनली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेबी जो है वो हर एस्पेक्ट को यहाँ पर देखता है, उसके बाद ही उसको जो है अलाउ करता है। क्लियर है आपको। अब देखो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, उसको बाद में उसको रेगुलेट करने का काम भी हमारा सेबी करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है,
अब देखो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो अगर आप यहाँ पर कोई भी काम करना चाहते हो, जो काम करने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, उसके लिए आपको सेपरेटली जो है लाइसेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा अगर आपको मर्चेंट बैंक के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करने हैं। तो पहला देखो, अगर आप मर्चेंट बैंकर की तरीके से काम करना चाहते हो, चाहे वो कैटेगरी 1 हो, कैटेगरी 3 हो, कैटेगरी 4 हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद देखो, बैंकर टू द इशू, अगर आप बैंकर टू द इशू बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अलग से यहाँ पर जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। इसी के साथ अगर आप डिबेंचर ट्रस्टी बनना चाहते हो, अगर आप डिबेंचर ट्रस्टी बनना चाहते हो, यानी कि डिबेंचर ट्रस्टी की तरह यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी ये बताने का पर्पस क्या है, तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी पर्सन ने जो है रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर्चेंट बैंकिंग के जो बाकी के फंक्शन है उसको भी परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कैटेगरी 1 में हमारी जो है इशू मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी वगैरह थी, ये सब नहीं था। अगर ये सब काम यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग को परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए उसको अलग से यहाँ पर जो है लाइसेंस लेना जरूरी होगा। ठीक है, इनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पर बताऊंगा कि इनके लिए लाइसेंस यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब देखो, डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट किया जाता है, जब भी यहाँ पर 18 महीने से ज्यादा मेच्योरिटी हो डिबेंचर की। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मर्चेंट बैंक है वो खुद डायरेक्टली यहाँ पर ट्रस्टी नहीं बन सकता, यानी कि कोई भी मर्चेंट बैंक खुद से डिबेंचर ट्रस्टी की तरह काम नहीं कर सकता, पर उसकी एक सब्सिडरी, अपनी वो एक सब्सिडरी जो है वो एज अ मर्चेंट बैंक जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अगर काम करना चाहता है मर्चेंट बैंक, तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पर लाइसेंस जो है वो लेना जरूरी है। कहाँ पे लेंगे, सेबी रेगुलेशन 1993। ठीक है, ये यहाँ से लाइसेंस लेना यहाँ पर जरूरी है। तो ये हमारी कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, जो अगर मर्चेंट बैंक उसको काम करना है तो उसको लाइसेंस लेना जरूरी है। नेक्स्ट देखो क्या है, की पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स एज पर सेबी रेगुलेशन। अब इन जो इंस्ट्रक्शन है उनके बाद भी यहाँ पर आपको पहले बताया था कि सर्टिफिकेशन करने के बाद भी, ठीक है, लाइसेंस देने के बाद भी उनको रेगुलरली मॉनिटर करने का काम भी यहाँ पर हमारा सभी करता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है हमारी मर्चेंट बैंक को। ठीक है, यहाँ पर समय समय में सेबी जो है इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहला देखो, मेंटेन कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेबी क्या कहता है कि जो मर्चेंट बैंक है उसको अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसको जो है सेबी के पास रेगुलरली बेसिस पे जो है सबमिट भी कराना पड़ेगा, ताकि जो है सेबी को पता लग सके कि जो मर्चेंट बैंक है उसकी एक्चुअली में फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये यहाँ पर पता लग सके। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी जरूरी है। उसके बाद देखो, अब ये जो हमने जो अकाउंट्स भेजने हैं, ठीक है, जो सबमिट करवाने हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करवाने हैं, वो हाफ ईयरली बेसिस पे करवाने हैं, और अनऑडिटेड रिजल्ट, यानी कि ऑडिट करवाने से पहले जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर की है उसको जो है आप हाफ ईयरली बेसिस पे सेबी पे सबमिट आपको यहाँ पर करवाना जरूरी होगा। उसके बाद जो मर्चेंट बैंक है वो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकता सिक्योरिटीज अपने ही क्लाइंट की, यानी कि कोई भी मर्चेंट बैंक जिसका वो अभी असाइनमेंट कर रहा है, जिसका मतलब इशू मैनेजमेंट कर रहा है, उसकी ही सिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पर खरीद या बेच नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है, ठीक है, उसको कंपनी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, तो इसीलिए सेबी जो है उसको अलाउ नहीं करता, वो यहाँ पर खरीद नहीं सकता। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ये जो मर्चेंट बैंक है वो सिक्योरिटीज मार्केट से ही रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि ये जो अपना बिजनेस कर रही है वो सिक्योरिटीज मार्केट से ही रिलेटेड होना चाहिए, इसके अलावा ये और कोई बिजनेस यहाँ पर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखो, मर्चेंट बैंक शुड नॉट एसोसिएट किसी और के साथ, किसी और बिजनेस के साथ यहाँ पर नहीं जुड़ी होनी चाहिए अदर देन सिक्योरिटीज मार्केट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अब जो मर्चेंट बैंक है उसको एक कंप्लायंस ऑफिसर भी यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ता है। सभी क्या कहता है कि आपको जो है कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसका मेन काम क्या होगा, ये देखना कि आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो कि नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपने प्रिपेयर किए, जो आप फंक्शंस कर रहे हो, उसको आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके कर रहे हो कि नहीं, वो इसका मेन काम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना कंपल्सरी होता है मर्चेंट बैंक के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अब जो सेबी है उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी टाइम जो है कोई भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी को भेजकर जो मर्चेंट बैंक है उसकी यहाँ पर जो है इंस्पेक्शन करा सकती है। अगर सेबी को लगता है कि ये जो है किसी भी तरह का यहाँ पर फ्रॉड कर रही है, तो उस केस में ये बिना किसी डिले के जो है इंस्पेक्शन अथॉरिटी को भेजेगी, और वो जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन करेगी और रिपोर्ट जो है सेबी को देगी, और अगर कहीं मर्चेंट बैंक फ्रॉड करती पाएगी तो उस पर पेनल्टीज भी यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि यहाँ पर पूरी करनी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग को फॉलो करनी पड़ती है।
नेक्स्ट देखो हमारा की कोड्स ऑफ कंडक्ट एज पर सेबी रेगुलेशन। ठीक है, अब ये जो मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करती है, इनका एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो सेबी यहाँ पर बताता है कि आपको जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब भी मर्चेंट बैंक इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती है तो उससे एक तो उनके फंक्शंस की जो क्वालिटी होती है वो इंक्रीज होती है, उनके जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, जिससे जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो जब भी कोई कंपनी मर्चेंट बैंक के तरीके से एक्ट करती है तो उसको जो है यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेगुलेशन 13 ऑफ सेबी रेगुलेशन 1992, ये आपने याद रखना है कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कौन सा रेगुलेशन बता रहा है, रेगुलेशन 13 किसका, सेबी रेगुलेशन 1992, कि हर मर्चेंट बैंक को यहाँ पर जो शेड्यूल 3 में, जो हमारा शेड्यूल 3 है यहाँ पर रेगुलेशन का, उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है उसको फॉलो करना यहाँ पर जरूरी। ठीक है, अब ये क्या क्या हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला देखो, मेक ऑल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, अब ये जो मर्चेंट बैंक है वो जो भी यहाँ पर काम करेगी तो ये जो इन्वेस्टर है, जो कंपनीज है, उसके बेनिफिट के लिए करेगी, वो हर पॉसिबल एफर्ट करेगी जिससे जो है इन्वेस्टर का लॉस यहाँ पर कम हो और उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। यानी कि मर्चेंट बैंक खुद के बेनिफिट के लिए ज्यादा यहाँ पर नहीं सोचेगी, वो इस तरीके से काम नहीं करेगी कि उसका बेनिफिट हो रहा है, सामने वाले इन्वेस्टर का यहाँ पर लॉस हो रहा है। उसके बाद देखो, प्रॉपर इंटीग्रिटी, डिग्निटी और फेयरनेस के साथ यहाँ पर काम करना है, हर चीज यहाँ पर जो है बतानी है इन्वेस्टर को, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को यहाँ पर पता होनी चाहिए, कोई भी यहाँ पर चीज छुपी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, फुलफिल ऑल ऑब्लिगेशन प्रोफेशनल एथिकल मैनर, जितने भी यहाँ पर काम है वो प्रोफेशनल मैनर में होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, ठीक है, उसके साथ मीटिंग्स वगैरह करके यहाँ पर काम करना है, एथिकल मैनर में यहाँ पर काम करना है, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स है उसको किसी भी तरह का यहाँ पर डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, और साथ के साथ किसी भी क्लाइंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, यानी कि भेदभाव नहीं करना है कि ये क्लाइंट हायर है तो इसको ज्यादा अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और ये नीचा है तो इसको नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, सबको इक्वली यहाँ पर माने। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर कोई कंपनी पे पिनल एक्शन होता है, यानी कि कोई पेनल्टी अगर कंपनी पे सेबी लगाता है किसी वजह से, तो उसके बारे में कंपनी को जो है इन्फॉर्म करना और एडवाइस देना कि वो जो है उस पेनल्टी से कैसे बच सकते हैं, कैसे पेनल्टी को यहाँ पर कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है मर्चेंट बैंकिंग और उसके सर्विसेज के बारे में डिटेल में पढ़ लिया और साथ के साथ जो सेबी की रेगुलेशंस हैं उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया। तो अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम इससे रिलेटेड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देखो, विच ऑफ दीज द फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि मर्चेंट बैंकर यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है? क्या वो अंडर राइटिंग है, फाइनेंशियल एडवाइजिंग है, या फिर फंड रेजिंग सर्विसेज है, ऑल ऑफ द अबव? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि मर्चेंट बैंक यहाँ पर परफॉर्म करती है? अंडर राइटिंग, फाइनेंशियल एडवाइजिंग, फंड रेजिंग सर्विसेज। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे फंक्शन मर्चेंट बैंकिंग जो है परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट देखो, मर्चेंट बैंक्स डू प्रोवाइड रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक एंड कॉर्पोरेट, यानी कि जो मर्चेंट बैंकर होती है वो जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक के बिजनेस होते हैं, सर्विसेज होते हैं, वो यहाँ पर जनरल पब्लिक और कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रोवाइड कर सकती है। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स? तो आंसर देखो ऑप्शन बी, आंसर देखो ऑप्शन बी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि जो मर्चेंट बैंकर है वो रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकती जनरल पब्लिक को। क्लियर है आपको? हमने डिफरेंस के पॉइंट में भी यहाँ पर देखा था। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया फर्स्ट मर्चेंट बैंक वाज सेटअप इन और बाय, इंडिया में पहला मर्चेंट बैंक कब सेटअप हुआ था और किसने यहाँ पर उसको सेटअप किया था? तो यहाँ पर देखो, 1969 ग्रीन लेस बैंक, ठीक है, 1973 आईसीआईसीआई, ठीक है, 1974 एसबीआई, 1975 सेल। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है? कौन सा हमारे देश में सबसे पहला मर्चेंट बैंक कौन था और कौन सी बैंक ने यहाँ पर उसको स्टैब्लिश किया? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए।
तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। 1969 में ग्रिंडलेस बैंक ने जो है हमारा पहला मर्चेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया था और मर्चेंट बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्री इशू फंक्शंस ऑफ द मर्चेंट बैंक नॉट इंक्लूड। हमने पढ़ा था ना कि इशू मैनेजमेंट में दो स्टेजेस पे जो है मर्चेंट बैंक काम करते हैं, एक प्री इशू और एक पोस्ट इशू। तो आपने बताना है इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि मर्चेंट बैंक प्री इशू में परफॉर्म नहीं करती। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। क्या वो प्राइसिंग ऑफ इश्यूज है, क्या वो इशू ऑफ शेयर्स है, मार्केटिंग एंड अंडरराइटिंग ऑफ द इशू है, या फिर कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी है। फटाफट से यहां पर आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, आंसर क्या होगा। क्या प्राइसिंग ऑफ इशू है, इशू ऑफ शेयर्स है, मार्केटिंग एंड अंडरराइटिंग ऑफ द इशू। तो यहाँ पे देखो प्राइसिंग ऑफ इशू, प्राइसिंग ऑफ इशू में क्या होता है, शेयर्स को, शेयर के प्राइस डिसाइड करना, यानी कि इशू से पहले, है ना, हम इशू से पहले ही शेयर्स का प्राइस डिसाइड करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये तो पता ही लग रहा है कि शेयर्स को हम इशू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग करनी, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन हमारा डी है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर लायबिलिटी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये तीनों के तीनों जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे जो है यहाँ पर प्री इशू में आते हैं। मर्चेंट बैंक शेयर्स को इशू करने से पहले ये तीनों फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय कंपनी इफ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिबेंचर एक्सीड्स फ्रॉम, ठीक है। तो डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में हमने पढ़ा था, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी पब्लिक को, ठीक है, तो उसके लिए वो मर्चेंट बैंक को अपॉइंट करेगी जो कि डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि उनको लॉस होने से बचाएगा। तो कब यहाँ पर जो है अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, क्या टाइम पीरियड होता है, मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है डिबेंचर का, क्या वो 12 मंथ्स होता है, क्या वो 16 मंथ होता है, क्या वो 18 मंथ्स होता है, या फिर 20 मंथ्स होता है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्या वो 12 मंथ्स होगा, क्या वो 16 मंथ्स होगा, क्या वो 18 मंथ्स होगा, या फिर 20 मंथ्स होगा। तो आंसर देखो ऑप्शन सी, आंसर देखो ऑप्शन सी 18 मंथ्स, ठीक है, ऑप्शन सी 18 मंथ्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, कैटेगरी सेकंड मर्चेंट बैंक कैन एक्ट, ठीक है, जो हमारे कैटेगरी सेकंड में जो हमारे मर्चेंट बैंक जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाते, तो वो कौन कौन से काम यहाँ पर कर पाते। तो पहला देखो, इशू मैनेजर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कैटेगरी 1 है। उसके बाद एडवाइजर, कंसल्टेंट, अंडरराइटर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर, तो ये हमारा आंसर है क्योंकि ये हमारा कैटेगरी सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, एडवाइजर, कंसल्टेंट, अंडरराइटर और पोर्टफोलियो मैनेजर, ये सारे काम जो है वो कर सकती है मर्चेंट बैंक अगर उसने कैटेगरी सेकंड में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई। क्लियर है। ये हमारा अंडरराइटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट ओनली, ये हमारा थर्ड में आ जाता है और ये हमारा जो है फोर्थ में आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर विच कैटेगरी द मिनिमम नेट वर्थ वाज फिक्स्ड 20 लाख, ठीक है, कौन सी हमारी जो है यहाँ पर कैटेगरी होती है मर्चेंट बैंक की जिसकी जो मिनिमम नेट वर्थ है वो कम से कम 20 लाख रुपीस होनी चाहिए अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाने चाहते। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए, क्या वो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी सेकंड है, कैटेगरी थर्ड है, या फिर कैटेगरी 4। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखो, जो कैटेगरी 1 था उसका कितना था 5 करोड़, ठीक है, जो कैटेगरी 2 था उसका कितना था 50 लाख रुपीस, ठीक है, और जो हमारा कैटेगरी था उसका क्या था हमारा यहाँ पे 20 लाख रुपीस। तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी थर्ड। क्लियर है आपको। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मर्चेंट बैंकिंग से रिलेटेड, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।